नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो चेक बाउंस से संबंधित है कि आखिर चेक बाउंस संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है। इससे जुड़ा अगर कोई भी सवाल आपके जहन में तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता आपको समझ नहीं आ रहा, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। 4 लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं। यहाँ तो लीगल हेल्पलाइन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन लोगों तक निःशुल्क कानूनी सहायता पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो जानकारी के अभाव के चलते इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाते हैं। हर दिन हम एक नए विषय के साथ आते हैं। आज जिस विषय के साथ हम आए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ है। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके जहन में तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं। और इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। नोएडा स्टूडियो से दिव्य दर्शन जी हैं, आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। दिव्य दर्शन जी, बहुत स्वागत है। साथ ही लखनऊ से हमारे साथ अमरेंद्र त्रिपाठी जी हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत दिव्य दर्शन जी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या कहता है ये एक्ट? इस एक्ट में एक प्राविधान बड़ा सिंपल सा एक है कि यदि, क्योंकि जनरल हमारे अगर हम देखें तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हमारी अगर हम करते हैं तो चेक के थ्रू होती है, लेकिन उस परिस्थिति में बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है जब किसी के द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो जाता है। तो उस में क्या प्रोविजन हो, इसके लिए एक स्पेसिफिक ये एक्ट लाया गया जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1982 में, जिसमें ये प्रोविजन किया गया कि यदि कोई दिया गया चेक बाउंस होता है और विद इन ए पीरियड नोटिस देने के बाद भी जिसने वो चेक दिया है वो उसका पैसा नहीं देता है, तो उसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान प्लस जो भी अमाउंट चेक का है उसके डबल का प्रावधान या दोनों साथ साथ देने का कोर्ट आदेश दे सकती है। अमरेंद्र त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। यानी ये कह सकते हैं कि चेक के माध्यम से कारोबार में होने वाली शिकायतों को दर्ज कराने की जो व्यवस्था है उसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कह सकते हैं? नहीं, चेक को ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। कई तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें से चेक भी एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। सर, क्या कदम उठाने चाहिए? जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि अक्सर इस तरह के मामले और तकरीबन कहा जाता है कि ऐसे जो केसेस हैं वो एक बड़ी संख्या में है, तो किस तरह से प्रोसेस अपनाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो हम आपको बताएं, देश में जितने भी मुकदमे पेंडिंग हैं लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, उसमें से एक बहुत मेजर पोर्शन ऑफ केसेस चेक बाउंसिंग के ही हैं। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो जुडिशरी है वो चेक बाउंसिंग के केसेस से बहुत बुरी तरह से दबी हुई है। और जब भी होता क्या है, किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए चेक का ऑनर होना बहुत जरूरी है। अगर चेक डिसऑनर होगा, भाई इट्स अ काइंड ऑफ करेंसी, इट्स अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ करेंसी, जिसमें अगर इसकी वैलिडिटी के साथ चेक के बेसिस पे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है तो चेक का ऑनर होना बहुत जरूरी है। और चेक डिसऑनर होना बहुत सीरियस ऑफेंस है जी। अगर चेक ऑनर नहीं होंगे तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इसके ऊपर बेस्ड है, वो कोलैप्स कर जाएगा। जब भी कोई चेक बाउंस होता है तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट होती है कि चेक बाउंस होने के बाद बैंक से आपके पास इंटीमेशन आता है
कि आपने जो चेक डिपॉजिट किया था वो बाउंस हो गया है। तो पहली चीज आपको देखनी है कि किस वजह से बाउंस हुआ है। जी। अगर चेक इनसफिशियंसी ऑफ फंड की वजह से बाउंस हुआ है, यानी कि उसके अकाउंट में पैसा न होने की वजह से बाउंस हुआ है, तभी ये ऑफेंस बनता है। अगर किसी दूसरे वजह से चेक बाउंस हुआ है तो ये ऑफेंस नहीं बनेगा। तो पहली चीज तो आपको देखनी है कि किस वजह से बाउंस हुआ है। अगर जैसे अगर सिग्नेचर डिफर किया तब ये ऑफेंस नहीं बनेगा, लेकिन केवल अकाउंट में पैसा नहीं है और चेक किसी ने इशू कर दिया, वो इनसफिशियंसी के बाउंस हुआ। तो जैसे ही आपको मिलता है, पहली चीज आपको करनी है कि जिसने चेक इशू किया था उसको एक आपको नोटिस देनी है कि ये आपने चेक दिया था और ये पैसा हमारा आप वापस करिए। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चेक बाउंसिंग का मुकदमा उसी हालत में फाइल किया जाता है जब चेक आपने किसी ड्यू के अगेंस्ट में दिया हो, यानी कि किसी देनदारी के अगेंस्ट में चेक दिया गया हो। और जैसे ही आप नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद सामने वाली पार्टी को वो पैसा रिफंड करना होता है। अगर उसने पैसा रिफंड कर दिया तब तो मामला खत्म, आपका पैसा मिल गया। लेकिन अगर उसने पैसा नहीं डिपॉजिट दिया आपको, उस हालत में आपको विद इन अ मंथ आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, जी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विद इन अ मंथ। इस सारे प्रोविजन में खास बात यह है कि टाइमलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब बाद में अमेंडमेंट करके सेक्शन 141 में अमेंडमेंट करके देर से कंप्लेंट फाइल करने पर भी डिले की वजह दिखाते हुए आप डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन लगा सकते हैं। चले, बिल्कुल इस विषय को हम पूरी गंभीरता के साथ समझेंगे ताकि हमारे दर्शक भी इसको बेहतर तरीके से समझ सकें कि आखिर अगर इस तरह की दिक्कत आपके सामने आती है तो किस तरह का प्रोसेस आपको अपनाना चाहिए और कानूनी प्रावधान क्या कुछ कहता है। एक दर्शक हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से जुड़ गए हैं, राजकुमार जी। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, मेरे को जानकारी चाहिए थी एक जी। हाँ जी, ये अपने जो हिमाचल सरकार ने जो शौचालय बनाने के लिए जो सभी जगह शौचालय बन रहे हैं ना सर जी, हाँ, तो इसके लिए हमारा जो प्रधान है गांव का, उन्होंने बोला कि शौचालय बनाओ। मतलब ठीक है जी, बनाएंगे। तो मैंने मतलब बैंक से कर्जा लिया, 40,000 रुपया लिया है मैंने। जी। तो मतलब मैंने बनाया, और प्रधान जो है गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है वो नहीं कर रहा, नखरे कर रहा है। मतलब वो ये नहीं है, उस नहीं है, ऐसा करो वैसा करो। तो मैं किसके पास कंप्लेन करूं? दिव्यदर्शन जी, क्या बताएंगे? सरकार की योजना है जो शौचालय बनाने के नाम पर उनको ग्राम प्रधान की वजह से इन्हें उस योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो कानूनन ये किस तरह की कार्रवाई अगर करना चाहें तो कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें ये आरटीआई ले आकर के ये देखें कि कितने शौचालय बनाने के लिए योजना आई थी और उसके लिए कितना फंड एलोकेट किया गया था। क्योंकि ये इनको वहाँ जो कंसर्न विभाग में आरटीआई जब लगाएंगे तभी पता लगेगा कि कितने शौचालय के लिए पैसा आया और क्या फंड था, और वो प्रॉपर अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो फिर ये जो जिलाधिकारी है, जो संबंधित जिलाधिकारी है, उनके पास इसकी ये कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन इनको ये पहले पता होना जरूरी है कि कितने शौचालय का, जैसे मैंने अभी कहा, आपके लिए फंड आया हुआ है, और वो ग्राम प्रधान की किसी गलत नीति की वजह से वो आगे फर्दर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है, उसकी शिकायत वहाँ के जिलाधिकारी से ये कर सकते हैं। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं राजकुमार जी आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब मिला होगा। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ है, साथ ही चेक बाउंस संबंधी क्या कानूनी प्रावधान है, इससे जुड़ा कोई प्रश्न आपके जहन में चल रहा है, कोई उत्तर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। क्षेत्राधिकार तय करने की क्या व्यवस्था है दिव्यदर्शन जी? जहाँ तक सवाल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का आता है, तो इसमें अभी एक अमेंडमेंट आया, क्योंकि इससे पहले क्षेत्राधिकार का जो दायरा था वो काफी बड़ा था, लेकिन उसको कुछ सीमित किया गया है। इसमें जहां पर जिसने चेक दिया है उसका बैंक जहां पड़ता है उस क्षेत्राधिकार में हम अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, या जिसको चेक दिया गया है, जहां जिस जगह वो चेक बाउंस हुआ है, उन दोनों ही जगह पर हम लोग अपना यहाँ पर कंप्लेंट ला सकते हैं। क्षेत्राधिकार में जो भी
कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसके हम अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। यानी जो कंप्लेनेंट का बैंक है या जो एक्यूज का बैंक है जी, वहां पर हम इस वाद को लेकर के आ सकते हैं। चलिए एक और दर्शक महाराष्ट्र से अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार अच्छा मेरा सवाल है कि हमारी दुकान है जी। जो हमने 30 साल पहले भाड़े से दिया था, ठीक है, जी। वो बंदा अभी खाली भी नहीं कर रहा है ना भाड़ा दे रहा है, तो हम लोग कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं या नहीं? चले बिल्कुल परेशान होने की अहमद बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अमरेंद्र जी क्या उपाय आप बताएंगे? दुकान पर कब्जा, ना तो रेंट दिया जा रहा है ना ही दुकान खाली की जा रही। आप अपने राज्य के लोकल रेंट एक्ट के तहत इविक्शन की कार्रवाई इविक्शन के लिए आप नोटिस दे करके पहले तो टेनेंसी को टर्मिनेट करिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, और उसके बाद आप इविक्शन के लिए सूट फाइल करिए सुप्रीम कोर्ट में वहाँ। चलिए बिल्कुल उम्मीद करते हैं अहमद, अगर आप ये प्रोसेस अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर कानूनी सहायता आप तक जरूर पहुंचेगी। जो सवाल था अभी दिव्यदर्शन जी अहमद जी का कि किराएदारी और उसमें कब्जा हो गया, एग्रीमेंट बेहद जरूरी हो जाता है। इनके समय देखना ये बहुत जरूरी है कि एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो रिलेशन है, अगर वहाँ नॉन पेमेंट यानी कि अगर हम जो हमारा रेंट है उसको हम पे नहीं कर रहे हैं तो नॉन पेमेंट अपने आप में एक बहुत अच्छी और बड़ी ग्राउंड है एविक्शन के लिए। जैसा कि अभी मेरे लर्नेड फ्रेंड ने कहा कि हम लोग ट्रांसफर प्रॉपर्टी में 106 में उसका नोटिस दे सकते हैं, लेकिन कुछ दायरे जो हमारे रेंट कंट्रोल एक्ट में आते हैं वहां हम लोगों का प्रोविजन थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर ये मैटर उसमें आता है तो हम उसको उसमें डील करते हैं, और उससे अगर बियॉन्ड है, जैसे अभी दिल्ली में हम देखें तो 3000 रुपए तक का जो भी मसला है, जो टेनेंसी है वो वहाँ के दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में आती है। उससे ऊपर का अगर टेनेंसी है तो उसमें ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का एक एविक्शन का हम सीधा नोटिस दे करके और उसके मकान को, उस जगह को खाली कराने की कार्रवाई हम कंसर्न कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है अमरेंद्र जी, मोदी सरकार डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के कदमों के साथ साथ उन लोगों पर भी अब सख्त रुख अख्तियार कर रही है जो जानबूझकर चेक बाउंस कराने की कोशिश करते हैं। अब जानबूझकर चेक बाउंस कराने वालों पर कितना शिकंजा कस सकता है कानूनी तौर पर? देखिए इसके लिए तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि जब एक्ट बना हुआ है तो जो भी कार्रवाई होगी उस एक्ट के तहत ही होगी। और चेक बाउंसिंग के मामले में पुलिस को कोई अख्तियार नहीं है वो कुछ भी करने का। इस केस में केवल कंप्लेंट केसेस ही फाइल होते हैं। तो जो बेस्ट चीज है सरकार के लिए करने के लिए वो ये है कि इसमें स्पेशल कोर्ट्स का कुछ और गठन करके इन मामलों के डिस्पोजल के रेट को बढ़ाया जाए, जिससे ये मुकदमे जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ हो सके, डिसाइड हो सके। अभी डिफिकल्टी क्या होती है, पेंडेंसी ज्यादा है, थोड़ी सख्ती जिसकी हो वजह सकती है से कि expense अगर बढ़ जाता कानून है। में संशोधन कर दिया जाए, केंद्र सरकार के पास ये अधिकार तो है। वो अभी किया गया है और मेरे लर्नेड फ्रेंड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कानून के संशोधन जी की वो डिफिकल्टी ये है कि कानून में प्रावधान है, उसके इम्प्लीमेंटेशन होने में टाइम लगता है क्योंकि पेंडेंसी बहुत है मुकदमों की। तो जो छोटे अमाउंट के चेक के मुकदमे हैं वो लोग कोर्ट जाते ही नहीं है, क्योंकि वो 9 की लकड़ी 90 खर्च वाली बात होती है। जितने का पैसा होता है उससे ज्यादा खर्चा आने लगता है। तो कोर्ट्स अगर और कोर्ट्स बना दे, थोड़ा सा प्रोविजन में स्ट्रिंजेंट कर दे, तो उससे जब जल्दी जल्दी डिस्पोजल होगा तो लोग ज्यादा प्रोन होंगे और फिर कोई गलत चेक इशू नहीं करेगा। चलिए बिल्कुल, एक और दर्शक मथुरा से। दूसरी बात, जी सर मैं आपके पास आऊंगा। ऑफेंस में सीवियर पनिशमेंट का प्रोविजन होना चाहिए। सर बिल्कुल, हम विस्तार से चर्चा इस पर करेंगे और समझेंगे कि कितनी सख्ती हो सकती है और क्या और उपाय किए जाने चाहिए ताकि इस तरह के केसेस में थोड़ी कमी आए। धनी राम जी हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। धनी राम जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। चले शायद संपर्क टूट गया है। अमरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। सर हम ये कह रहे थे कि डिफिकल्टी ये है कि सब्सिक्वेंट ऑफेंस पे सीवियर पनिशमेंट होना चाहिए। कई बार देखने में आया है कोई इंडिविजुअल या कंपनी हैबिचुअल होती है, वो बार बार चेक बाउंसिंग कराते हैं और दे आर एक्सपर्ट। वो करते क्या, उनके पास लॉयर्स की बैटरी है, उनके मुकदमे तय नहीं हो पाते हैं। और कई बार अगर अमाउंट छोटे छोटे चेक्स का अमाउंट हो तब तो सामने वाला पार्टी परसू ही नहीं कर पाता है। ऐसे हालत में कानून में प्रावधान ये होना चाहिए कि अगर पहली बार के बाद दूसरी बार
अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं, आपका चेक बाउंस हो रहा है, तो पनिशमेंट डबल होना चाहिए और उसके बाद रिपीट होने पर और सीवियर होना चाहिए पनिशमेंट, जिससे टेंडेंसी कम हो लोगों की ऐसे चेक इशू करने की। आपको नहीं लगता कि जो सजा का प्रावधान है, सजा में भी थोड़ा बढ़ोतरी होनी चाहिए और जुर्माना जैसा आप कह रहे हैं कि कम से कम डबल हो जाना चाहिए, सजा भी बढ़ानी चाहिए? नहीं, सजा तो 2 साल मुझे नहीं लगता कम है, 2 साल बहुत है। और 100% पेनल्टी का प्रोविजन है। जैसे किसी ने 2 लाख का चेक बाउंस हुआ है तो 2 लाख मिलने हैं प्लस 2 लाख की पेनल्टी का प्रोविजन है, तो उसे 4 लाख रुपए मिलने हैं, तो 4 लाख रुपए देने हैं और 2 साल सजा भी साथ में देनी है। तो आई थिंक प्रोविजन तो सफिशिएंट है, लेकिन सब्सिक्वेंट ऑफेंस में ये जरूर सजा डबल हो करके 2 के बजाय 3 साल या 4 साल होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। ललित कुमार एक दर्शक बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर, एक मेरा गांव पड़ता है बुलंदशहर में, नूरपुर की मंडी है जी। ललित, आप सवाल कीजिए। नूरपुर की मंडी है। हेलो हेलो ललित, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपना सीधा सवाल कीजिए। सर, ये हमारा जलनेश्वर मिश्र में गांव में एक आरसीसी बनी थी। ठेकेदार जो उनकी सीधी बनागा ना, उसमें कोई नाली बनाई, अभी उसमें 2 फुट पानी खड़ा रहता, गांव के लोग बड़े परेशान है। और ठेकेदार से बात हुई थी तो कह रहा हमने कि डीएम पे एप्लीकेशन देंगे कि डीएम पे बनवा लो। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? ठीक है। दिव्य दर्शन जी, क्या इन्हें उपाय बताएंगे? देखिए, जनरली ये समस्याएं आती हैं जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही होती है और ये घोटाले या जो कॉन्ट्रैक्ट आवंटन के समय ये चीज़ें कम से कम हों। जैसा कि मैं भी इससे पहले जो मेरे कॉलर थे उनके क्वेश्चन के रिप्लाई में भी मैं बोल रहा था, ये सब हम लोग आरटीआई जब से आई है अवेयरनेस बढ़ी है और हम लोग जानने का अधिकार रखते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ें आवंटित की गई हैं, कितनी संख्या में आवंटित की गई है, कितनी धनराशि उसके लिए आवंटित की गई है, और ऐसी कहीं पर भी कोई अनियमितता पाई जाती है इन सब चीज़ों के बीच में, जो हम आरटीआई के थ्रू हम बहुत आसानी से हम लोग उस चीज़ को निकाल सकते हैं और सामने संज्ञान में लेके आ सकते हैं। इन सभी के बाद जहाँ से ये फंड एलोकेट होता है, ऐसी कोई भी इंक्वायरी करने के लिए जहाँ का जिले का जिलाधिकारी और एसडीएम, ये सभी उस चीज़ के लिए पूरी तरह से पावर रखते हैं और इस तरह की कोई भी अनियमितताओं को उनके समक्ष लाना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसके अकॉर्डिंग या जिस काम के लिए मिला है वो काम नहीं हो पा रहा है, ऐसी अनियमितताओं को हम उनके सामने लेकर के आ सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए हमारे पास जो एक वेपन है, कानूनी वेपन, वो हमारी आरटीआई है। आरटीआई के थ्रू हम उन चीजों को निकालें कि क्या इसमें हमारे लिए आवंटित हुआ है और कितना फंड हुआ है, उसके अनुरूप वो काम नहीं हो रहा है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं ललित कुमार जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और जैसे दिव्य दर्शन जी ने बताया कि आप इस रास्ते पर चल सकते हैं जिससे आपकी जो समस्या है उसका निवारण हो सकता है। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ है। अमरिंदर जी, मैं आपके पास आऊँगा। आपको नहीं लगता कि चेक बाउंस होने की घटनाओं में तब थोड़ी कमी आई जब पहली बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जेल का प्रावधान किया गया? आप मानते हैं कि जब नियम कड़े होते हैं तब उसका असर थोड़ा जल्दी होता है? देखिए, नियम कड़े होने के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है इस नियम का पालन हो पाना। जब तक इसमें कन्विक्शन नहीं होगी स्टार्ट जल्दी जल्दी, तब तक बात नहीं बनती है। होता क्या है कि इसमें कंप्लेंट करने वाला खुद थक हार के बैठ जाता है, तो ये समस्या जब तक है। और इसके वजह ये है कि जो छोटे छोटे चेक बाउंसिंग के मुकदमे हैं, जिसका 50,000 का चेक है, 30,000 का चेक है, वो कंप्लेंट ही नहीं फाइल करता डर के मारे, क्योंकि उसको रिड्रेसल ही नहीं है। तो सजा पहले 6 महीने हुई, फिर 2 साल हुई, तो सजा तो 2 साल कम नहीं है। मुद्दा आज के डेट में यह है कि पेंडेंसी खत्म होनी चाहिए और बार बार एडजमेंट एक्यूज्ड को नहीं मिलना चाहिए। दिव्य दर्शन जी, तकरीबन ये कहा जाता है, जो आंकड़े सामने आते हैं कि तकरीबन 20 लाख चेक बाउंस से संबंधित केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। कैसे निराकरण हो पाए? जैसा कि अभी अमरिंदर जी भी बता रहे हैं कि थोड़ा स्पीड बढ़े, इसको लेकर जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की जरूरत।
बिल्कुल मेरे लर्निंग फ्रेंड ने बिल्कुल ठीक कहा है, इस चीज़ से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। हमारे कानून के प्रावधान में कोई दिक्कत नहीं है कि हम जो भी अमाउंट है चेक का, उसके चेक बाउंस होने की स्थिति में उसका डबल यानी आपको 200% मिल रहा है। 1 लाख का आपका चेक है, वो प्लस आपका अप टू 1 लाख और वो आपको प्रावधान है, प्लस सजा का भी जो प्रावधान था वो 1 साल से बढ़ा करके 2 साल कर दिया गया है। वहां कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो सिर्फ उसके रिड्रेसल में है। जब तक केसों का निस्तारण समय से नहीं होगा तो आम जन भावना जो अभी जैसे मेरे दोस्त बता रहे थे, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि वो आम जन भावना के कोर्ट में जाने का मतलब है एक लंबे समय के लिए एक लिटिगेशन में पड़ जाना। तो अगर 1 लाख रुपए का चेक बाउंस हुआ है तो मुझे अगर 25,000 भी मिल रहे हैं तो मैं वो ले लूं रादर कि मैं कोई उसके लिए अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल करूं। तो ये एक अच्छी एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि इसका निस्तारण तेजी से करने के लिए आज हमें बहुत बड़े पैमाने पर जो कोर्ट हैं उनको उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। जब तक ये संख्या नहीं बढ़ेगी ये दिक्कतें आती रहेंगी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर कोई चेक बाउंस होता है तो उसको अगर हम रिकवरी में जाते हैं उस पैसे की, उस पैसे की रिकवरी के लिए हमें उसमें एडवलम कोर्ट फी लगानी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग हमको एक फीस कोर्ट में जमा करानी पड़ती है। और 138 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, एक सिंपल सी ₹1.25 की टिकट लगा करके हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत हद तक लोग रिकवरी केसेस को फाइल करने के मुकाबले 138 में जाना पसंद करते हैं, जबकि दोनों का प्रोविजन है। आप दोनों को इसमें अंतिम हथियार कह सकते हैं कि अगर उससे आप चूक जाते हैं तो कम से कम रिकवरी के लिए भले ही आपको फीस चुकता करनी पड़ती है, लेकिन आप अपने अधिकारों से वंचित होने से बच सकते हैं। यहाँ दोनों का ही प्रोविजन है। आप 138 भी कर सकते हैं, पैरेलली आप रिकवरी सूट भी फाइल कर सकते हैं। और दोनों में क्योंकि रिकवरी आप उस पैसे के अगेंस्ट मांग रहे हैं और 138 में जो मिल रहा है वो एक तरह से वो पेनल्टी है, तो आप दोनों को सब्सिक्वेंटली दोनों को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, दोनों को आप पैरेलली आप चला सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिव्यदर्शन जी आपका भी, अमरेंद्र त्रिपाठी जी आपका भी बहुत स्वागत हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।